श्रृंखला बीच में इन कारणों से नहीं रह पाई। आज शंकराचार्य जी ने को दोबारा करने के लिए बनाए। स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ जी महाराज जी को क्रेडिट जाता है। उन्होंने हमें गणित सूत्र और उपसूत्र की विद्याओं को किस तरह से जागृत करके इनको प्रभावित रूप में प्रयोग में लाया जा सकता है। ये इतिहास की बात हो चुकी है कि गणित सूत्रों को जब हम पश्चात ज्ञान के दृष्टि से समझने का प्रयास कर रहे थे तो हम सूत्रों की गहराई तक नहीं पहुंच पाए। स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ जी महाराज जी ने पर वैदिक ध्यान पद्धति से कुंजियों को खोज निकाल कर हमारे सामने प्रदर्शित किया। उनके 50 वर्ष के प्रयास से हम इन सूत्रों के माध्यम से जितना गणित और किसी पृष्ठभूमि से भी हमारे सामने आ रहा है उस सबको भी इसके माध्यम से सही सरल पद्धति से उदाहरण स्वरूप हमें डिमॉन्स्ट्रेट करके दिया है। अब प्रश्न जो आज हमारे सामने वो ये है कि बहुत से विद्वान कुछ इस तरह की जिज्ञासा रखते हैं कि किसी तरीके से उनके पकड़ में ये आ जाए कि ये सूत्र वैदिक परिवार से संबंधित है, वेद से प्रतिष्ठित है या नहीं। इस पर बहुत समय लगाया जा रहा है और अविश्वास निष्ठा की कमी होने के कारण से वो इसको वेद के परिवार में ना मानने शंका की दृष्टि से इनको सही स्वरूप में नहीं समझ पा रहे हैं। ये सूत्र जिस विधि विधान से गठित हुए हैं उनको जानने के लिए हमें वेद के विधान में जाना होगा। हम जानते हैं कि वेद का प्रशिष्ट स्वरूप उपनिषद जो है और उपनिषद ब्रह्म सूत्र से गीता तक त्रैविद्या के स्वरूप में जो हमारे सामने आए हैं, तो वेद को कैसे जानना है, वेद को कैसे पढ़ना है, वेद में गणित कैसा है, वेद में विज्ञान कैसी है, वेद की तकनीकी कैसी है, वेद की पद्धति क्या है, सबको जानने के लिए हमारे को वेद के पथ पर ही जाना होगा। वेद के अनुसार ही इसको जानने की आवश्यकता है। ये सूत्र देवनागरी वर्णमाला में गठित किए हुए हैं। ये 16 सूत्र कुल 283 वर्णों का उपयोग कर रहे हैं और इनके साथ गणित सूत्र जो कि 13 है, ये 236 वर्णों का उपयोग कर रहे हैं। इस प्रकार कुल 519 वर्णों में ये 16 जमा 13 29 सूत्र गठित है। ये सूत्र देवनागरी वर्णमाला में गठित है, इसलिए हमें वैदिक देवनागरी वर्णमाला के विधान को, के व्याकरण को, उनके छंद को, के स्वरों को अगर जाने तो ही हम इन सूत्रों के गठन को, इनके गणित को समझ पाएंगे। इसके लिए हमें, क्योंकि वेद, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र, श्रीमद् भगवद गीता में आकर एक स्थान में, इस अवस्था में प्रतिष्ठित होकर हमारे सामने है कि अगर हमें वेद की किसी भी पाठ को खोलना है, हमें श्रीमद् भगवद गीता से प्रारंभ करके भी पहुंचा जा सकता है। ध्यान की पद्धति है और ध्यान की पद्धति के साथ योग की पद्धति, आख्या की पद्धति की प्रतिष्ठा है। श्रीमद् भगवद गीता के 3 अध्याय के 3 श्लोक और 5वें अध्याय और 4 और 5वें श्लोकों में ये स्पष्ट रूप से
किया गया है कि इस लोक में सांख्य और योग दो निष्ठा है। ये दोनों निष्ठा एक ही उद्देश्य से और एक ही प्राप्ति के लिए है। इनको अलग अलग समझने वाले को हम पंडित नहीं कह सकते, वो बालक बुद्धि ही रहेंगे। इसलिए अगर वेद की गणित तकनीकी और सब विद्याओं में प्रविष्ट करना है और उस स्तर तक पहुंचना है तो हमें योग और सांख्य दोनों निष्ठाओं को एक साथ प्रारंभ करके चलना होगा। इसके अतिरिक्त श्रीमद् भगवद गीता में ध्यान की पद्धति में ओम के नाद की प्रतिष्ठा गई है। ओम इति एक अक्षर ब्रह्म प्रणव सर्वदेशु वेद्यम पवित्र ओंकार और ओम इति तत्सत निर्देश। ये चार ऐसे श्लोक है जिनके अंदर हमें ओम के चारों स्वरूपों के बारे में सही रूप में प्रतिष्ठित करके बताया गया है। अगर हमें गणित सूत्रों से देवनागरी वर्णमाला तक और देवनागरी वर्णमाला से गणित के सूत्रों में प्रवेश करना है तो हमें इन ओम के चार नामस के माध्यम से पहुंचना होगा। और अगर हम ओमिति एक अक्षर ब्रह्म से ये लेटर्स के अल्फाबेट से नंबर्स के अल्फाबेट तक पहुंचना है तो हमें दिव्य अंक व्यवस्था जाना होगा। इस दिव्य अंक व्यवस्था के अनुसार देवनागरी के प्रत्येक वर्ण के साथ अंक प्रतिष्ठित है। जैसा कि यहाँ अभी स्क्रीन में दिखा दिया गया है कि जो देवनागरी के 9 वावल्स है, स्वर है, उनके साथ 1 से 9 क्रम से अंकों की संख्या का है। ये दिव्य अंक व्यवस्था ये ट्रांसेंडेंटल कोड वैल्यूज तो फर्स्ट वावल के साथ नंबर वैल्यू 1 है और 9th वावल के साथ नंबर 9 है। इस एसोसिएशन से फर्दर जो 5x5 वर्ग कंसोनेंट्स हैं उनके साथ जो नंबर्स की एसोसिएशन है वो 1 to 5 फर्स्ट रो के साथ 2 to 6 7 4 to 8 5 to 9 इस तरीके से जो 5x5 वर्ग कंसोनेंट्स है इनके साथ ये नंबर वैल्यूज की एसोसिएशन है। फॉलोड बाय अंतस्थ लेटर्स 11 अलावा के साथ 1 3 5 7 दुश्मन लेटर्स के साथ श स श फ के साथ 2 3 6 9 अगेमा लेटर्स। अगर हम गणित सूत्रों के गणित में प्रवेश करना चाहते हैं हमें लेटर्स अल्फाबेट से नंबर्स के अल्फाबेट में प्रवेश करना होगा। और अगर हम देवनागरी के वर्णों के साथ अंक व्यवस्था है इसके अनुसार गणित के सूत्रों में प्रवेश करेंगे तो हमें गणित वैदिक गणित वैदिक विज्ञान वैदिक तकनीक प्रवेश करने में आसानी होगी। अब हम ये देखते हैं किस तरह से सूत्र और वेद की विद्याएं इसका प्रारंभ हम पहले देवनागरी वर्णमाला से ही कर रहे हैं। और अगर देवनागरी वर्णमाला के अक्षरों में इन्हीं दिव्य अंक व्यवस्था के नंबरों से प्रवेश करेंगे तो दिव्य देवनागरी वर्णमाला की संख्या 77 होगी और 9 वावल्स 5x5 वर्ग कंसोनेंट्स अंतस्थ लेटर्स ऊष्मना लेटर्स को मिलाएंगे इन सबका योग 283 होगा जो कि गणित सूत्रों के अक्षरों की संख्या है। देवनागरी वर्णमाला की व्यवस्था और 16 गणित सूत्रों की व्यवस्था इस तरह से एक ही साम्य स्वरूप में प्रतिष्ठित है। अब हम अगर इस देवनागरी वर्णमाला की व्यवस्था और वैदिक
गणित सूत्रों की व्यवस्था को और आगे गायत्री मंत्र के स्वरूप में जागृत होते हुए देखना चाहें तो हम गायत्री मंत्र में जो कंपोजिशन है ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि यो यो नः प्रचोदयात्, ये जो 13 शब्द हैं, इन शब्दों की अगर हम उसके वर्णों के अनुसार दिव्य अंक व्यवस्था से नंबरों को कंप्यूट करेंगे तो ओम शब्द की संख्या 16, भूर्भुवः की 33 और इस तरीके से प्रचोदया तक अगर हम पहुंचेंगे तो इन सब का योग 282, जो कि एक कम है 283 से। गणित सूत्र एक एका अधिकेन पूर्वे, तो इस पूर्व की अवस्था देव गायत्री मंत्र की पूर्व की अवस्था से सूत्रों की अवस्था में पहुंचने के लिए गणित सूत्र एक के प्रारंभ से ये हमें 282 में एक जोड़कर 283, जो कि गणित 16 गणित सूत्रों की वर्णों की संख्या है। इस तरह से गायत्री मंत्र पूर्व अवस्था में है और गायत्री मंत्र से आगे की अवस्था में ही गणित सूत्र हमें पहुंच जाते हैं। गणित सूत्र और देवनागरी वर्णमाला की दिव्य अंक व्यवस्था का साम्य स्वरूप से आगे गायत्री मंत्र की पूर्व अवस्था से गणित सूत्रों की अवस्था की पहुंच, ये हमें अपने आप में एक व्यवस्था की ओर इंगित करती है, जिससे हम ये जागृत अवस्था में प्राप्त कर सकते हैं कि गणित सूत्र वैदिक परिवार की व्यवस्था है। गणित सूत्र गणित गणित का ही स्वरूप है। गणित सूत्र देवनागरी वर्णमाला और गायत्री मंत्र की व्यवस्था का संगठन का प्रबंध एक साम्य आधार पर है। आगे अगर हम इस व्यवस्था को देखें, देवनागरी के ये जो 42 वर्ण है, 9 स्वर, 25 वर्गा व्यंजन, 4 अंतस्था, 4 पुष्मना, 42 वर्ण की प्रबंध व्यवस्था 14 महेश्वर सूत्र है, जो कि हमारे व्याकरण और बाकी सभी प्रबंधों का आधार है। ये 14 महेश्वर सूत्र आपके स्क्रीन पर है। इन 42 देवनागरी वर्णों के प्रबंध के ये 14 सूत्र के साथ अगर हम दिव्य अंक व्यवस्था में परिवर्तन करें, इन वर्णों को, इस वर्णमाला को दिव्य अंक व्यवस्था के अनुसार अंक वर्णमाला में परिवर्तित करें, तो हम देखेंगे कि 1 से 14 सूत्र के वर्ण, उनके दिव्य अंक व्यवस्था का कुल योग 283 ही रहेगा। इस तरह से 16 गणित सूत्र, जो कि 283 वर्णों के प्रबंध के संगठन है, और देवनागरी वर्णमाला के 42 वर्ण और देवनागरी वर्णमाला शब्द भी कुल इसी प्रबंध के साम्य स्वरूप है, और इनका आगे 14 महेश्वर सूत्रों का प्रबंध भी इसी साम्य व्यवस्था में है। इस तरह से गणित सूत्र, देवनागरी वर्णमाला और महेश्वर सूत्र एक ही प्रबंध है, एक ही आधार है, एक ही संगठन है, एक ही गणित है और एक ही ये व्यवस्था है।
ये साम्य व्यवस्था को और आगे अगर हम गीता के प्रबंध में मिलान करेंगे तो पाएंगे कि श्रीमद् भगवत गीता जो कि 18 अध्यायों का ग्रंथ है और ये 18 योग अनुशासन है, तो इन 18 अध्यायों की कुल संख्या 700 है। पहला अध्याय 47 श्लोकों का और आखिरी अध्याय 78 श्लोकों का प्रबंध है। अगर हम जैसा कि आपके स्क्रीन में दिखाया गया है कि इन 18 अध्यायों के श्लोकों की संख्या को एक क्रमबद्ध लिखा जाए तो 47, 72, 43, 39, 47, 30, 28 इस तरह से ये 18 अध्यायों के श्लोकों का संकलन है। अब हम अगर इन अध्यायों के श्लोकों के गैप्स को देखें तो पहला अध्याय के 47 श्लोक तो दूसरे अध्याय के 72 श्लोक है। इन दोनों का डिफरेंस 72 - 47 25 है। इस तरह से अगर हम इन 18 अध्यायों के श्लोकों की श्रृंखला के गैप वैल्यूज को कंप्यूट करें जो कि नेक्स्ट कॉलम में दिखाई है, तो इन सब का योग भी 283 है जो कि 283 से एक आगे है। हमने देखा कि महेश्वर सूत्र, श्रीमद् भगवत गीता, देवनागरी वर्णमाला और गणित सूत्र सभी इस वर्णमाला का इस दिव्य अंक व्यवस्था के अनुसार गणित आधार प्राप्त कर रहे हैं। इस तरह से अगर हम इन सूत्रों में वैदिक पद्धति के अनुसार सांख्य योग का समन्वय करते हुए ध्यान योग के आधार पर गायत्री मंत्र या ओम के नाद से प्रवेश करेंगे तो जिस तरह से स्वामी भारती कृष्णा तीर्थ जी महाराज ने अपने ध्यान के उपयोग से इन गणित सूत्रों के गणित की कुंजियों को हमारे सम्मुख प्रतिष्ठित किया, उसको हम और आगे इसी ध्यान पद्धति के माध्यम से सांख्य और योग के समन्वय के पथ पर से मानव बुद्धि को तेजोमय करते हुए इस सूत्रों का वो विधि विधान जो कि हमें इस सौर मंडल के जीवन व्यवस्था की पूर्ण ज्ञान स्वरूप में प्रवेश करने के लिए हो सकता है। वैदिक गणित वेद विद्या का गणित है। वैदिक गणित के सूत्र हमें गायत्री मंत्र के साम्य स्वरूप की प्राप्ति कराने वाले हैं। ये सूत्र हमें देवनागरी वर्णमाला की प्रकाष्ठा तक पहुंचाते हैं। इन सूत्रों के आधार पर हम ईश्वर सूत्रों के आधार तक पहुंचते हैं और इन ईश्वर सूत्रों के आधार पर ही हमारी व्याकरण और सभी वेदांग सुगठित किए हुए हैं। वेद के पहुंच के लिए वेद वेदांगों में जाना आवश्यक है और वेद वेदांगों में प्रवेश करने के लिए हमें गणित सूत्रों का आसरा लेना है।
गणित सूत्र से वेदांगों तक और वेदांग विद्या से वेद तक पहुंचने का ये प्रबंध है। इसलिए सभी गणित के विद्यार्थियों को जिनकी जिज्ञासा इन सूत्रों के गणित के बारे में है, वह भारती कृष्णा तीर्थ जी महाराज के दिखाए हुए पथ के अनुसार इस सूत्रों के गणित में पहुंच के लिए वैदिक ध्यान पथ का उपयोग करके सांख्य और योग का समन्वय करते हुए वर्णों में दिव्य अंक व्यवस्था का आधार प्राप्त करके इस गणित में प्रवेश कर सकते हैं। कोई प्रश्न हो? जी, आज कोई प्रश्न किसी का? सब अच्छा हाँ, कोई प्रश्न हो इस तरह से? कोई संख्या तो अभी तक बताया गया है, इससे संबंधित कोई अगर आपको शंका है, कोई आपको आगे पूछना है इस मामले में, तो आप पूछ सकते हैं। विक्रम सिंह जी, क्या रविंदर जी, लक्ष्मी जी, जो भी आप अपना अपनी अनम्यूट करके बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। ये कौन सा गणित है, कैसे आगे सब पहुंच सकते हैं, हमें इसमें क्या क्या ये गणित हमें ये गणित पहुंचा सकता है, वर्तमान गणित के साथ क्या इसका कोई जुड़ाव है? मॉर्निंग सर, बहुत ही अच्छा लेक्चर था और ये बातें तो एक्चुअली हमें पता ही नहीं थी, वो इसको रिलेट करके एक्चुअली मैं तो बड़ी हैरान हो गई इसको देख के, और मतलब एक ही बार में मेरे को नहीं लग रहा मेरे को समझ आ पाया, तो मैं इसका एक बार, दो बार, तीन बार रिकॉर्डेड देख के फिर क्वेश्चन पूछने लायक होगी, मुझे ऐसा लगता है। इसकी कैलकुलेशन जो सर ने बताई ना, वो एक बार में ऐसे ऊपर से निकल गई। सर नमस्कार, सर मैं ये जानना चाह रहा था कि जो हमारी जनरेशन है वैदिक मैथमेटिक्स को सीखने के लिए संस्कृत का अध्ययन भी उसके लिए जरूरी है? ऐसा है कि उस तरह की संस्कृत जिस तरह के आपके मन में विचार आ रहा है उसको जानने की आवश्यकता नहीं है, पर आपको अंकों का जो गणित है वो तो आता ही है और आप समझते भी हैं, और उसको उपयोग किस तरीके से करें कि आप संस्कृत। हमारे बच्चे हैं 6 से 8 में सरकारी जैसे पंजाबी ऑप्शन दे देते हैं, तो उनको संस्कृत के शब्दों को पढ़ने समझने में बड़ी दिक्कतें आएंगी, और हमारी जो ये मैथमेटिक्स है टर्म्स है और उनको अच्छे से समझने के लिए मेरा ऐसा मानना है, मतलब कि बच्चों को संस्कृत पढ़ लीजिए। संस्कृत का आपका अगर अभिप्राय व्याकरण से है, अगर व्याकरण से अभिप्राय नहीं है तो हिंदी तो आप पढ़ते ही हैं, तो शब्द तक पहुंचना आसान है,
शब्द से व्याकरण की दृष्टि से आगे पहुंचना कुछ एक और तरह का पथ है, और गणित जो है वो आखिर में व्याकरण का ही आधार बनेगा। व्याकरण का प्रबंध भी तो गणित के अनुसार है, उसी से हम कंप्यूटर की लैंग्वेज बनाएंगे, उसी से हम प्राणवायु की बनाएंगे, उसी से हमारी वनस्पति बनेगी, उसी से हमारी एटॉमिक एनर्जीज को कैलकुलेट करेंगे, उसी से हम मिसाइल्स बनाएंगे, उसी से हम स्पेस को एक्सप्लोर करेंगे। तो गणित अपने आप में एक बहुत ही विस्तृत अनुशासन है, और संस्कृत के रूप में जो वेद का गणित हमारे सामने आया है, उसको आप ऐसा मान के चलिए कि हमारे पूर्वजों ने मैथमेटिक्स को एक स्पीकिंग लैंग्वेज में कन्वर्ट करके हमारे पास पहुंचा दिया, ताकि बीच में पुस्तक या और मीडियम के जो माध्यम थे उनकी अवस्था ना रहे, या के और जो के हिस्टोरिक रीजंस थे जिनके कारण से इस गुरुकुल परंपरा और बाकी विद्याओं की परंपरा में जो विघटन हुआ और उसके माध्यम की आवश्यकता ना रहे, इसलिए गुरु शिष्य परंपरा से इसको कंठस्थ करा के, और क्योंकि कंठस्थ करा के भेजना था इसलिए इसको स्पीकिंग लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया। वैदिक गणित आज हमारे पास वेद के माध्यम से, वेद के साहित्य के माध्यम से जो पहुंच रहा है, वो असल में एक मैथमेटिक्स एज ए स्पीकिंग लैंग्वेज में प्रिजर्व होके आ रहा है। वो स्पीकिंग लैंग्वेज में प्रिजर्व्ड जो है उसको हमें नंबर्स में, ज्योमेट्री में और उसमें कन्वर्शन करने के लिए कोड्स की आवश्यकता है। इसीलिए अगर हम वैदिक साहित्य को वैदिक अप्रोच से, ध्यान के अप्रोच से, सांख्य और योग के समन्वय के आधार पर, जैसा कि हमें शंकराचार्य जी ने प्रतिष्ठित करके दिखाया है, उस तरीके से पहुंचेंगे तो हम इसके अंदर पहुंच पाएंगे। व्याकरण भी इसी गणित से बना हुआ है, इसलिए व्याकरण स्वयं में संपूर्ण नहीं है, व्याकरण को भी गणित का आधार चाहिए। इसलिए वैदिक गणित को आप संस्कृत के साथ व्याकरण की दृष्टि से जोड़ के मत देखिए। गुड मॉर्निंग सर। नमस्कार सर, जैसे हाँ जी नमस्ते सर जी। जैसे कि राकेश सर ने बताया कि हम जो भी ये वैल्यूज ले रहे थे, अगर हमें वेद के पूरे मंडल तक पहुंचना है, वो एक दृष्टि है। वेद के किसी एक ही अंग तक रहना है, वो और दृष्टि है। गीता में 18 योग के अनुशासन है, उनमें से किसी एक तक रहना है या 18 तक रहना है, वो तो जिज्ञासा पर है और या साधक पर है। जहां तक इसकी पूर्णता का आवश्यकता है, तो इससे आज जो हम केमिस्ट्री, फिजिक्स, एस्ट्रोनॉमी, बायोलॉजी इसमें डिवाइड करके नॉलेज को देख रहे हैं, उसको देखने की आवश्यकता नहीं है। ये एक ऐसा माध्यम है, एक ऐसा तरीका है कि हम नॉलेज को हम एक यूनिफाइड डिसिप्लिन की तरह अप्रोच कर सकते हैं, और उसमें ह्यूमन इंटेलिजेंस का नेचर के साथ इंटरेक्शन का ही एक साधन है और एक आवश्यकता है। अगर इंटेलिजेंस को, इस नेचर को फुल्ली एक्सप्लोर करना है, फुल्ली इसको एब्जॉर्ब करना है, तो नेचुरली वो मेथड होना होगा जो कि इसको इंटीग्रेटिव कॉम्प्रिहेंसिव व्यू से इसको देख पाएगा। इसलिए नंबर्स तो बेस्ट मीडियम है ही। ज्योमेट्री और नंबर्स जब आपस में कंबाइन हो जाएंगे तो आप मैटर को फ्रीक्वेंसीज में कन्वर्ट कर पाओगे, और अगर आप मैटर को एनर्जीज में साउंड और लाइट के माध्यम से आगे प्रवेश करना चाहते हैं, और अगर आप
मैथमेटिक्स को रियली देखना चाहते हैं कि मैथमेटिक्स नेचर की लैंग्वेज है और मैथमेटिक्स की ये पोटेंशियलिटीज है, तो ये बेस्ट मेथड है यूनिफाई करने। जी सर, थैंक यू सर। जी नमस्कार सर। जी सर हमारी डेली क्लासरूम में हमारे बच्चों के लिए ये कैसे हेल्पफुल रहेगा सर? ऐसे रहेगा कि हमारी स्मरण शक्ति बहुत अच्छी होगी, हमारी तर्क शक्ति बहुत अच्छी होगी, हमें एब्स्ट्रैक्ट करना बहुत आएगा, हमारे पास डाइवर्शंस को कंट्रोल करना आ जाएगा। और ये नंबर्स जो है 1 से 9 नंबर को केवल 9 न्यूमरल्स ऑफ 10 प्लेस वैल्यू समझने की बजाय अगर हम इसको 1 स्पेस से 9 स्पेस तक कोऑर्डिनेट कर पाएंगे तो हम किस तरीके से अलजेब्रा, ज्योमेट्री, अर्थमेटिक और जो कि लाइट और मैग्नेट और इलेक्ट्रिसिटी और न्यूक्लियर एनर्जीज की और कंप्यूटर की लैंग्वेज की, इन सबको समझने के लिए अगर हमें ब्रेन को तैयार करना है तो हमें एक पर्टिकुलर एब्स्ट्रैक्शन की तरफ तो ले जाना ही होगा। इसके अलावा बुद्धि को एक दिशा कैसे मिलेगी, बुद्धि तीव्र कैसे होगी, बुद्धि का क्षेत्र जागृत कैसे होगा, उसका कॉन्शियसनेस के साथ, चेतना के साथ समन्वय कैसे रहेगा, उसकी बायोलॉजी और साइकोलॉजी के साथ वो इंटीग्रेटेड कैसे रहेगा और किस तरीके से उसकी मेंटल हेल्थ एक्स्ट्राऑर्डिनरी रहेगी। ये सब चीजों को यूनिफाई तो करना ही होगा और इस यूनिफाई करने में जब केवल नंबर से आसरा है, आधार है, और जब हम साउंड से नंबर्स में कन्वर्ट हो गए तो इससे तो मेथड हो ही नहीं सकता कि आप इंटेलिजेंस को ग्रोथ करें। थैंक यू वेरी मच। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हाँ अच्छा, मेरा क्वेश्चन है जी कि हम जो है 3 स्पेस की बात करते हैं, y z हमारे जो एक्सिस है उसमें बात करते हैं। जी तो अगर फोर्थ एक्सिस की बात करें तो ये फोर्थ एक्सिस क्या है, और मान लीजिए हम पॉइंट देना चाहता हूँ, अगर पॉइंट मूव कर रहा है तो एक लाइन बनती है, एक लाइन मूव कर रहा है तो एक प्लेन बनती है, और एक प्लेन मूव कर रहे हैं तो एक क्यूब बनता है। अगर मूव करता है तो क्या बनता है, थोड़ा सा इसके ऊपर प्रकाश वैदिक से कैसे जुड़ी हुई है? वैदिक गणित का प्रारंभ 4 स्पेस से है। ये 4th डायमेंशन ज्योमेट्रिक डायमेंशन है। इसको कंसीव करने के लिए डिफिकल्टी केवल यही है कि सेंसेस के माध्यम से, मीडियम की इंटरेक्शन से जब हम डेविएट हो जाते हैं, ये जानने की कोशिश करते हैं कि शायद टाइम हमारे लिए 4th डायमेंशन की तरह काम आएगी, तो वो नहीं है। 4th डायमेंशन भी ज्योमेट्रिक डायमेंशन है। सॉलिड्स मूव कर रहे हैं, अगर 3 डायमेंशनल स्पेस में कन्फाइंड रहेंगे तो स्टैटिक स्टेट रहेगी। डायनेमिक स्टेट हमें ये प्रेडिक्ट करती है कि 4th ज्योमेट्रिक डायमेंशन है। ये स्पेस हमारा 3 डायमेंशनल सेटअप नहीं है, ये 4 डायमेंशनल है और लीनियर एक्सिस नहीं है, वह स्पेशल एक्सिस है। इसीलिए सेंसेस की डिफिकल्टीज को सामने जानते हुए आइडल्स, मूर्तिज की कंसेप्शन है। जैसे कि हम बॉडीज देखते हैं, इसी तरीके से अगर हम 4 हेड लॉर्ड ब्रह्मा को देखेंगे तो उनके 4 हेड से, हर हेड में पेयर ऑफ आईज है। तो ह्यूमन ब्रेन के अंदर लाइट किस तरीके से इंटेलिजेंस के साथ इंटरेक्ट करती है, तो लाइट के प्रोग्रेशन के लिए, मोशन के लिए फिजिकल मैटर वाला स्पेस हिंड्रेंस नहीं है। ये हिंड्रेंस
इसलिए नहीं है क्योंकि फोर्थ ज्योमेट्रिक डायमेंशन एग्जिस्ट करती है। जब हम अपनी मेंटल स्टेट को हावी नहीं होने देंगे, जैसा कि हम कहेंगे कि फिफ्थ डिग्री इक्वेशन इज नॉट सॉल्वेबल बाय कन्वेंशनल मीन्स, बाय कन्वेंशनल टूल्स, बाय कन्वेंशनल ऑपरेशंस, that does not mean that fifth degree equation is not solvable. It is solvable, but it is not solvable if we insist upon our conventional orthodox mathematical operations. Like that, ये physical matter जो हमारे mental state में एक conditioning पैदा कर देता है कि perhaps fourth dimension नहीं है। Vedic systems फोर्थ डायमेंशन से ही स्टार्ट करता है। हमारा क्रिएटर लॉर्ड ब्रह्मा है। लॉर्ड ब्रह्मा के 4 हेड्स हैं, हर हेड में पेयर ऑफ आईज है। तो अगर आप इंस्टेड ऑफ 3 डायमेंशनल फ्रेम ऑफ 3 लीनियर एक्सिस को छोड़ के अगर आप 4 डायमेंशनल फ्रेम ऑफ पेयर ऑफ एक्सिस के पैरेलल स्पेशियल डायमेंशंस को लेंगे तो आपके पास जो डायमेंशनल फ्रेम होगा वो होगा क्वाड्रुपल स्पेशियल डायमेंशंस फ्रेम। वो क्वाड्रुपल डायमेंशनल फ्रेम्स के मैथमेटिक्स में जब आप एंटर करेंगे तो आप अप्रिशिएट कर पाएंगे कि टाइम फोर्थ डायमेंशन नहीं है, फोर्थ भी ज्योमेट्रिक डायमेंशन है। फोर्थ डायमेंशन पैरेलल टू फर्स्ट 3 डायमेंशंस है। फर्स्ट 3 एंड फोर्थ डायमेंशन में ज्योमेट्रिकली डिस्टिंग्विश नहीं किया जा सकता, नहीं किया जाना चाहिए। अगर हम 4 स्पेस में 4 ज्योमेट्रिक डायमेंशंस में ऑफ इक्वल फॉर्मेट वाली फीचर्स वाली डायमेंशंस में वर्कआउट करेंगे तो हमारा मैथमेटिक्स उन चीजों में आके नहीं रुकेगा जो कि हमें पाई, ई, आई और लॉग के टूल्स की अपर लिमिट तक आके पहुंचा के रोक देता है। आप डेली पढ़ते हैं, मतलब आपके 11th तक आप पढ़ाते हैं कि एवरीवेयर कंटिन्यूअस फंक्शन as nowhere derivable is a situation which cannot be resolved by logic, as it is not becoming possible for the modern mind, for the modern mathematics to see where the fault lies in our axioms, which do not permit us to distinguish as to why everywhere continuous function is nowhere derivable. Therefore, ये situations केवल इसलिए है कि हम जब यहाँ पहुंचते हैं कि हाइपर सर्कल्स 1 to 7 continuously increase, but from hyper circle 8 onwards go on decreasing, and it is not becoming possible to find out as to where is the fault in our axioms, which is bringing us in this stagnant situation. Reason simple is that we are insisting upon linear axis while the universe is not linearly organized. Universe is availing all degrees of dimensions. So जब तक हम linear axis के फ्रेम से अपने आप को फ्री नहीं करेंगे तब तक हमारी मेंटल स्टेट इन कंडीशनिंग्स को ट्रांसेंड नहीं कर पाएगी। वैदिक मैथमेटिक्स जो है उसने इन सब सिचुएशंस को ट्रांसेंड कर लिया हुआ है। इसलिए वैदिक मैथमेटिक्स को अगर वैदिक मैथमेटिक्स के प्रोसेस से पढ़ेंगे तो हमारी मेंटल स्टेट्स ऑटोमेटिकली डिसॉल्व होना स्टार्ट हो जाएंगी और इससे हमारी इंटेलिजेंस का फील्ड नेचर के पैरेलल हो जाएगा और जब ये इंटेलिजेंस फील्ड नेचर के पैरेलल होगा तो हमारे पास फिफ्थ डिग्री इक्वेशन नॉट सॉल्वेबल, हाइपर सर्कल 7-8 व्हाट्स, व्हाई डोंट वी इंक्रीज, व्हाई एवरीवेयर कंटीन्यूअस फंक्शन नॉट ड्राइवेबल एनीवेयर, ये सारी लिमिटेशंस ऑटोमेटिकली उसके अंदर डिसॉल्व हो जाएंगी क्योंकि एक्सियम्स ही टोटल डिफरेंट है।
ये कंसेप्शन सही नहीं है। इसीलिए वैदिक मैथमेटिक्स की आवश्यकता है। नमस्कार। आपने जो ये गीता के श्लोकों का जो ये बताया कि इसमें जोड़ 183 283 है, तो इस बात से हमें क्या प्राप्त होता है? इससे हमें ये प्राप्त होता है कि जब हम डिस्क्रीट एलिमेंट्स की रेंज से कंटिन्यूटी पर पहुंचने की कोशिश करते हैं तो हम गैप्स को भूल जाते हैं। जैसे कि हम 1 2 3 लिखेंगे, 1 और 2 के बीच में कितना बड़ा गैप है वो ब्रेन ये सोचता है कि 1 से 2 में पहुंच गए, 2 से 3 पहुंच गए तो कंटिन्यूटी में पहुंच रहे हैं, बीच में कहीं गैप तो नहीं रख रहे हैं। इसलिए डिस्क्रीट पॉइंट से कंटिन्यूटी अटेन नहीं की जा सकती। अगर आपको कंटिन्यूटी अटेन करनी है तो आपको गैप्स को भी कवर करना होगा। तो श्रीमद् भगवद गीता पहले चैप्टर में 47 श्लोक ले रही है और दूसरे में 72 ले रही है, तो बीच में बहुत बड़ा गैप है। तो ये गैप वर्कआउट किया गया है, ये गैप टेस्ट किया गया है, इस गैप के अंदर स्ट्रक्चर्स को फिल किया गया है। वो स्ट्रक्चर्स को फिल करना ही मैथमेटिक्स का काम है। जैसे कि अगर एक स्टेटमेंट आपके सामने आए कि सूर्य की 2 पत्नियां हैं, एक संज्ञा और एक छाया, तो आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि ये शायद कोई ब्लैक मैजिक की स्टेटमेंट है। पर हमें मालूम है कि जो नाउन्स हैं, जो डिस्क्रीट्स हैं, वो जब शेडो देंगे तो शेडो अपने आप में रियलिटी है, चाहे उसमें मैटर नहीं है। तो इस बात को समझने के लिए कि ऑब्जेक्ट्स के साथ इमेजेस जो हैं वो भी एक डिस्टिंक्ट स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं और उस डिस्टिंक्ट स्पेस को स्ट्रक्चर देने की जरूरत है और उस स्ट्रक्चर को देने के बाद ही कंटिन्यूटी आ सकती है। इसलिए सारा मैथमेटिक्स जो है वो डिस्क्रीट से कंटिन्यूटी की अटेनमेंट की डिफिकल्टीज के कारण से ही इन सिचुएशंस में है कि 5th डिग्री अनवर्ड्स क्यों सॉल्वेबल नहीं, कंटिन्यूअस फंक्शन डिराइवेबल क्यों नहीं, हाइपर सर्कल 7 से तक तो इंक्रीज है, आगे 8 में कॉमन सेंस क्यों डिस्टॉर्ट हो जाती है, क्यों एक्सपेंड नहीं कर रहा। ये सिंपली बिकॉज ऑफ हमें डिस्क्रीट से कंटिन्यूटी को अटेन करने की कोशिश की जा रही है। इस सिचुएशन से वैदिक ऋषिज, वैदिक सिस्टम्स, आवर एंसेस्टर्स, वैदिक मैथमेटिक्स ट्रांसेंड कर चुका है, अब्सॉर्ब कर चुका है और उसको वर्कआउट कर रहा है और यही वर्क की, यही दिखाने के लिए। जी कोई प्रश्न पूछना है तो पूछिएगा, अगर इसको समझ करते हैं। बहुत अच्छा विषय चल रहा है और जो प्रॉब्लम ऐसी जो प्रॉब्लम्स है आज तक सॉल्व नहीं हुई है वो वैदिक मैथमेटिक्स से के सूत्रों से सॉल्व की जा सकती है। ऐसे कक्षा तो हम अगर और कुछ पूछना चाहते हैं इस कड़ी में तो आप थैंक यू वेरी मच। आपसे ये आशा की जाती है कि आप इन गणित सूत्रों को अगर कंठस्थ कर लें और अगर आप इन गणित सूत्रों में 5 मिनट में प्रार्थना की तरह आंख बंद करके बिना किसी एक पेपर को सामने रखे हुए प्रेयर की तरह फर्स्ट लेटर से लास्ट लेटर तक रिसाइट कर लेंगे तो मेरा आप लोगों को ये निष्ठा पूर्वक कहना है कि आपकी मानसिक स्मृति की जो क्षमता है वो नेचुरल इंटेलिजेंस फील्ड को क्रिएट करेगी। इन लेटर्स के अंदर जो साउंड्स हैं वो इस तरह से मैयर्ड हैं कि वो इंटेलिजेंस फील्ड को क्रिएट करके साउंड को लाइट में कन्वर्ट करके
इंटेलिजेंस को कॉन्शियसनेस का बेस प्रोवाइड करती है। अगर हम अपने आप को अंडरस्टैंड करें कि इंटेलिजेंस को तो हम देख पाते हैं, अल्टीमेटली कह देंगे हेड है, हेड के अंदर ब्रेन है, उसके अंदर जो कुछ हो रहा है वो माइंड है। क्या आप किसी मैथमेटिकल थ्योरी में या किसी और तरीके से ये इंडिकेट कर सकते हैं कि किसी मैथमेटिशियन ने आज तक ह्यूमन इंटेलिजेंस को हार्ट के अंदर जो कॉन्शियसनेस है वो इंटेलिजेंस के बेस प्रोवाइड करता है के बारे में कोई एक्सियम बताया है? कोई कभी ह्यूमन इंटेलिजेंस का कॉन्शियसनेस बेस है वो कभी पढ़ाया है, कभी उस तरफ ले गए हैं? ये ना ले जाने के कारण से ही तर्क जो है वो इस तरह की लीनियर प्रोग्रेशंस में पहुंचाएगा जो कि कंटिन्यूटी को कभी कैप्चर नहीं कर पाएगा। जब भी लीनियर प्रोग्रेशन में जाएंगे, जंप करेंगे ही करेंगे, स्टेप्स लेंगे ही लेंगे, जो भी स्टेप्स लेंगे उनके अंदर गैप रहेगा। उन गैप्स को फिलअप करने के लिए दोबारा उसके अंदर सीक्वेंस क्रिएट करना पड़ेगा। तो इन्फिनिटीज को हैंडल करने के लिए हमें लाइन से प्लेन में कन्वर्ट करना होगा। ये ना कन्वर्ट करने के कारण से ही गोल्डबैक थ्योरम कैच नहीं कर पा रहे।